Hello everyone, how is it going? Hope you all are doing well. Welcome you all on this channel where you will be provided with complete guidance on GATE and engineering service examinations. My name is Shiraz Ahmed. Here is a brief profile about me. So my dear friends, let us start our first course on this channel, that is on fluid mechanics. In this course, my dear friends, we will cover the entire syllabus, and these are the topics that will be covered in this course. We'll be having a series of lectures covering the entire topics as mentioned on this slide. So my dear friends, let us see what are the course objectives. So firstly, हम लोग वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो पिछले स्लाइड में मेंशन किया गया था. सेकेंडली, वी विल लर्न वेरियस कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स का बेसिस क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, हम समझेंगे. एंड ऑल्सो वी विल सी हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखेंगे कि विस्कोसिटी और डेंसिटी एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है. हाउ डेंसिटी इज इंटरलिंक्ड विद द विस्कोसिटी, हम ये समझेंगे. As if we learn in this fashion, it will help us to improve our retaining capability, and it will also help us to memorize the formula in easier way. Apart from this, my dear friends, we will also have question practice sessions where we'll be solving some quality questions and previous year questions as well. I have mentioned two books here for reference. You can follow any one of them. So without wasting any further time, let's start our second lecture. In this lecture, we will learn surface tension, that is a fluid properties, or we will see from where this concept originates, और इसका बेसिस क्या है हम लोग समझेंगे. सो एज वी कैन सी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. वन इज सरफेस एंड अनदर इज टेंशन, राइट. सो दिस इज समथिंग which is related to force on a surface, right? So टेंशन क्या, नथिंग बट फोर्स है. सो ये किससे रिलेटेड, एक फोर्स होगा जो सरफेस पे लगेगा, राइट. सो नाउ माय डियर, देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, दे विल फ्लोट ऑन वाटर और अदर फ्लूइड सरफेसेस, राइट. सो दैट इज वन एप्लीकेशन. अनदर एप्लीकेशन इज, हम लोग देखते हैं बबल्स बन जाते हैं, वॉट ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स या एयर बबल बनते हैं. सो वो भी एक एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का. जैसे अगर हम लीफ पे देखें तो लीफ पे क्या होता है, जब वाटर यहां से गिरता तो ड्रॉपलेट्स बन के गिरता, राइट. सो ये सेकंड एप्लीकेशन है. हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करना है सब्सिक्वेंट लेक्चर कि ये ड्रॉपलेट्स कैसे बनते हैं, मॉस्किटोज कैसे फ्लोट कर जाते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना सरफेस टेंशन, और ये जनरेट कैसे होता है ये अंडरस्टैंड करते हैं. ओके. सो नाउ, जो ये कॉन्सेप्ट जो जनरेट होता है ना, ये जनरेट होता है एट अ बाउंड्री, एट द इंटरफेस ऑफ टू फ्लूइड. सो ये मान लो इंटरफेस है किसी फ्लूइड का, और हमारे पास नीचे है वाटर, ठीक है, और ऊपर है एयर. आई हैव एयर ऑन द टॉप एंड वाटर ऑन द बॉटम, और ये है इंटरफेस. सो ये क्या होता है माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप इसको याद कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज phenomenon at two fluid
इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय डियर। क्या सरफेस टेंशन? टू फ्लूइड इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यहां पे दो फ्लूइड क्या हो गया, वाटर हो गया एक, और सेकंड इज एयर। तो हम समझते हैं कि फोर्स जनरेट कैसे होता है। तो इस जस्ट इंटरफेस के बिलो वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये एयर मॉलिक्यूल किसी और एयर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ओके माय डियर, so what is cohesive force? Let us try to understand. ये लिख लीजिए माय डियर, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट डाउन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एक दूसरा फोर्स होता है जिसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये लिख लीजिए माय डियर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सो हियर माय डियर, ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल, ये एयर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बहुत सारे और वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसके सराउंडिंग में, वो इसको पुल करेंगे। फाइन, सो आई कैन सी कि यहाँ पर जो वाटर वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स होंगे, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो ग्रेटर होंगे एयर एयर मॉलिक्यूल के बीच के कोहेसिव फोर्स से। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ज्यादा? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है वाटर वाटर मॉलिक्यूल का, ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर एयर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से। ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फॉर वाटर इज मोर देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फॉर एयर। सो इस वजह से द कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ वाटर इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स इन केस ऑफ एयर। ठीक है माय डियर, so because of this unbalance of the forces at the interface of the two fluids, it causes to generate a tension that is called a surface tension. Now my dear, are you able to relate the concept? So अगर हम कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे उसके ओरिजिन से, so हमें लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। ठीक है माय डियर, सो व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट इट इज phenomenon at two fluid interface, right? Secondly, we have learned cohesive force and adhesive force, right my dear? Then after that we have learned कि molecular interaction water molecules के बीच में ज्यादा होगा as compared to air molecule. So this lead us to cohesive force of water molecules is more than the cohesive force of air molecule. तो जब ये चीज होगा तो क्या होगा, अनबैलेंस ऑफ forces. This will lead us to surface tension at the interface, right my dear?
सो सरफेस टेंशन हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है और ये डिसाइड करता है बिटवीन टू फ्लूइड्स। सो वाटर एयर के बीच में अलग होगा, ठीक है, मरकरी और एयर के बीच में अलग होगा, ठीक है, वाटर और ऑयल अगर है उन दोनों का इंटरफेस बना के रखें तो अलग होगा सरफेस टेंशन का। वाटर गिलास पे रखा हुआ है तो अलग सरफेस टेंशन होगा। ओके माय डियर, एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो अब हम सरफेस टेंशन कैसे ओरिजिनेट हुआ ये चीज हम समझ गए। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सी हाउ द मॉस्किटो floats on water surface. So as we can see, यहाँ लेक के पास में there is a curvature kind of thing, right? So यहाँ पे क्या बन जाता है, एक कर्वेचर बन जाता है फ्लूइड का, ठीक है, और सरफेस टेंशन की वजह से इधर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ये क्या होगा, सरफेस टेंशन, राइट माय डियर? तो अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो यहां पे थीटा आएगा और ये थीटा आएगा, ठीक है। सो इफ आई टेक द कंपोनेंट इट विल बी एफ कॉस थीटा एंड एफ कॉस थीटा हियर, वर्टिकल कंपोनेंट, and this will be balanced by the weight of the mosquito. So ऐसे मॉस्किटो फ्लोट कर पाता है, या फिर कोई भी इंसेक्ट कैन फ्लोट ऑन वाटर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का डिफिनेशन देखते हैं क्या है। सो द थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ, इट इज रिटन हियर, surface tension is due to unbalanced cohesive force. So what is the reason behind the surface tension? Cohesive force, very important concept. It is the fluid interface phenomena, second important concept. तो ये key words हैं that you have to memorize. The reason behind surface tension is cohesive force. It is defined as the force per unit length. जैसे हमने मॉस्किटो का केस देखा कि एक सरफेस ऐसे बना तो ये ऐसे लेंथ में अंदर तक एक्सटेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉप से देखें, ये सरफेस है ले सपोज, ठीक है, इस फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड, ठीक है। सो कैसे सरफेस टेंशन कैसे लगता है और उसका यूनिट क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है, इस स्लाइड में। व्हाट इज द सरफेस टेंशन, व्हाट इज द यूनिट। तो इस पर अगर हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो सरफेस टेंशन जो लगे इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा। कोई सा भी लाइन, अगर मैंने टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ऐसे लगेगा फोर्स टिल्टेड लाइन के परपेंडिकुलर, ओके। और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस लेंथ, जितना बड़ा लेंथ लोगे there will be more force, right? The larger the length that you will take, the more the force will be. So इसको क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज सिग्मा, विच इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर फोर्स निकालना है तो व्हाट आई हैव टू डू, सिग्मा इनटू एल। सो कोई सा भी अगर सरफेस है, ये क्या सरफेस है फ्लूइड का, इसमें मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली और लाइन का लेंथ एल है, तो इस लाइन पे एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट, इन बोथ डायरेक्शंस। अगर ये समेशन एफ करेंगे इन सारे फोर्सेस का थ्रू आउट दिस लेंथ, तो क्या होगा, सिग्मा इनटू एल। सेकेंड भी कॉन्सेप्ट एक होता है सरफेस एनर्जी, दैट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। व्हाट इज सरफेस टेंशन, इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये सरफेस है, इसमें कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। एवरी सरफेस हैज गॉट सर्टेन, बिकॉज दिस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को पुल करके रखेगा, मूव कराएगा, उसकी वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी, राइट।
कोई सा भी सरफेस है, ऐसे मान लो ऐसे सरफेस है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सरफेस टेंशंस जब होंगे तो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखेंगे, तो अट्रैक्ट करके जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो जो एनर्जी जनरेट होगी उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सो दिस इज अनदर डिफिनेशन। सो वी हैव लर्न टू डिफिनेशंस हियर, वन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सेकेंड इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें सरफेस एनर्जी निकालना हो किसी भी सरफेस का तो क्या करेंगे, सिग्मा इंटू एरिया, मतलब सरफेस टेंशन को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका हमें क्या मिल जाएगा, सरफेस एनर्जी। सो माय डियर, ये 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। हमने कॉन्सेप्ट पहले सीख लिया है कि जनरेट कैसे होता है, ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा फोर्स आएगा। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन विथ लेंथ। ओके, सेकेंड थिंग हमने क्या सीखा, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो कोई सा भी सरफेस होगा उसमें कुछ एनर्जी रहेगी, उसको एरिया से डिवाइड कर दिए तो सरफेस टेंशन मिल गया। और अगर हमें सरफेस एनर्जी पता करना है तो कैसे करेंगे, सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सरफेस एनर्जी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है माय डियर। सो सरफेस टेंशन का पहले यूनिट देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है। सो फोर्स है, लेंथ है, तो क्या यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, इट इज न्यूटन पर मीटर। ओके, सो अब ये देखते हैं सरफेस टेंशन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, लेट अस सी। तो यहां पर हम देखेंगे कि टेम्परेचर से क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज किए किसी चीज का, किसी भी फ्लूइड का, तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगा, बताओ माय डियर। अगर हम सरफेस टेंशन बढ़ाए तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। चलो इसको भी समझ लेते हैं, राइट, दिस ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, इसको भी समझते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम क्यों होता है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल। देखो माय डियर, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो इफ दीज मॉलिक्यूल्स इतने पास में है, इनको मैंने क्या किया, थोड़ा दूर दूर कर दिया, ठीक है, तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, F1 है मान लो, इस केस में क्या है, F2 है। तो जब पास पास रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। पास पास रहने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एवरीबॉडी नोज, राइट, कि इफ टू थिंग्स आर नियर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जब टेम्परेचर इंक्रीज किए तो क्या हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। टेम्परेचर क्या, ड्राइविंग फोर्स है, वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ा दे रहा दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो गया। तो जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा माय डियर, सरफेस टेंशन क्या था फेनोमेना, याद करिए माय डियर, लेट अस गो टू बैक टू आवर स्लाइड, राइट। क्या था सरफेस टेंशन, इट इज द मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही तो था बेसिकली, क्या था, कोहेसिव फोर्स तो था, अनबैलेंस्ड। जब कोहेसिव फोर्स ही कम हो गया तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा।
ठीक है माय डियर, आ गया समझ में? तो सर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम होने की वजह से सिग्मा कम हो जाएगा, राइट? सब ये याद रखना है क्या अब हमें? नहीं, दिस थिंग नाउ आवर माइंड हैज ऑलरेडी लर्नड इट, इसको भी याद रखने का जरूरत ही नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिग्मा घटता है। सो देर इज अ प्रोसेस बिहाइंड दिस, प्रोसेस है एक, प्रोसेस पता चल गया तो माइंड वो प्रोसेस लर्न करता, माइंड को प्रोसेस लर्न करना है इज वेरी इजी फॉर अ माइंड, ठीक है? वो पैटर्न लर्न करता है, तो अगर पैटर्न लर्न करते हुए आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत इजी हो जाएगा मेमोराइज करने के लिए, ठीक है माय डियर? सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, बिफोर दैट हमने क्या सीखा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सीख लिया, फ्लोटिंग ऑफ इंसेक्ट भी सीख लिया, और लीव्स ऑफ वाटर कैसे फ्लोट करते हैं हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। कैपिलरी इफेक्ट इज अनदर एप्लीकेशन दैट विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट लेक्चर्स। और एक और एप्लीकेशन होता है इसका बबल्स और ड्रॉपलेट्स का, वो हम आज ही कवर करेंगे, ठीक है? हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इस पे। सो बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर। ये देखते हैं माय डियर कि यहाँ पे जो है ये लीव्स है, ठीक है? तो इस पे जब वाटर आता है, स्पिल करता है, जब वाटर इस पे आता है, एंड व्हेन इट कम्स आउट इट फॉर्म्स अ स्फेरिकल शेप, राइट? सो व्हाई दिस स्फेरिकल शेप, we'll try to understand. Let us try to understand why this is spherical shape. कि हेक्सागन क्यों नहीं बनता, स्क्वायर क्यों नहीं बनता, ठीक है? पेंटागन के शेप में क्यों नहीं आता, ऑक्टागन के शेप में क्यों नहीं आता, व्हाई स्फेरिकल? ओके, सो सबसे पहले हमने अभी देखा सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन क्या था, इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर हम सरफेस एनर्जी निकालना चाहें किसी भी सरफेस का तो क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है? ये हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो एक माय डियर एक और कॉन्सेप्ट अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। Equilibrium. What is equilibrium basically? We'll try to understand. Equilibrium is nothing but a state of a system where we'll be having a lowest energy. So किसी भी सिस्टम अगर उस स्टेट पर लोवेस्ट एनर्जी है then it is called as a stable system. So let's suppose I have a system 1 और system 2 है। सिस्टम 1 का एनर्जी क्या है? मोर है सिस्टम 2 से। सो विच वन इज मोर स्टेबल? सिस्टम 2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस्टम 1। ओके माय डियर, सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अगर किसी भी सिस्टम का एनर्जी कम है तो वो ज्यादा स्टेबल है और वो ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, ठीक है? ठीक है माय डियर? सो एक चीज ये हमने सीखा। सेकंड चीज, हम मैथमेटिकल अगर मैथमेटिक्स सीखते हैं, ठीक है? सो मैथमेटिक्स ये कहता है कि सरफेस एरिया, अगर हम वेरियस ज्योमेट्रीज की बात करें, ठीक है? स्फेरिकल ज्योमेट्री हो गई, 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर पेंटागन शेप में आ गया, कुछ भी पेंटागन शेप में आ गया, ठीक है? 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? एनीथिंग 3D ज्योमेट्री में कोई सा भी चीज, ठीक है? क्यूब हो गया, हेक्सागोनल हो गया। So if we'll see in all these shapes, okay, for a same volume, surface area for, let's write, same volume, surface area for sphere is lowest out of all these. तो अगर हम कोई सा भी फ्लूइड लेते हैं, ठीक है,
उसको हम बनाते हैं सेम एक ही वॉल्यूम का, ठीक है, वी वॉल्यूम का, उसको हम बनाते हैं स्फीयर, उससे बनाते हैं हेक्सागन, ठीक है। तो किसका सरफेस एरिया कम होगा? मैथमेटिक्स कहता है ये, इस स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा। तो अगर हम बैक में जाएं, बैक में क्या, एक और स्लाइड ऐड करते हैं। ओके माय डियर, एक और स्लाइड ऐड करते हैं, अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो देखो माय डियर, अभी हमने सीखा कि सेम वॉल्यूम के लिए अगर स्फेरिकल ज्योमेट्री है तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। और हमने क्या सीखा है, व्हाट, सरफेस एनर्जी सिग्मा इनटू सरफेस एरिया। तो हम अगर सेम फ्लूइड है तो सिग्मा तो सेम ही रहेगा, और अगर उस फ्लूइड का पेंटागन शेप बनता है और अगर स्फेरिकल शेप बनता है, तो कंपेयर करते हैं, पेंटागन शेप बना तो A1 है एरिया, और स्फेरिकल बना तो A2 है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कहता है अगर ये A2 है, सेम वॉल्यूम हम ले रहे हैं, ठीक है, सेम वॉल्यूम फ्लूइड का, तो A2 क्या होगा, A1 से कम होगा। सरफेस एनर्जी 1, सरफेस एनर्जी 2। जब A2 A1 से कम होगा तो सरफेस एनर्जी 2 इज लेस देन सरफेस एनर्जी 1। सो क्या मतलब, स्फेरिकल शेप का सरफेस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। सो आई विल से द स्फेरिकल शेप इज more stable than pentagon shape, right? More stable than pentagon shape. So इसी वजह से, क्योंकि हर एक चीज नेचुरली इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है, हमारा माइंड भी हमेशा क्या चाहता है, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहें। एवरीथिंग इन नेचर्स ट्राइज टू बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो उसी वजह से जब स्फेरिकल शेप का सरफेस एनर्जी सबसे कम है तो चाहेगा कि हमेशा स्फेरिकल शेप में ही रहे, क्योंकि दैट इज मोर स्टेबल पोजीशन एज कंपेयर टू हेक्सागोनल और एनी अदर शेप, राइट। सो इसी वजह से हमारा फ्लूइड अगर उसको फ्री स्पेस में रख दिया जाए तो वो कैसा बन जाता है, स्फेरिकल शेप में आ जाता है। मरकरी हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, सारा क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। अब माय डियर, लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन दिस। हमने सीख लिया सरफेस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इस पे चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर मीन्स वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। ये क्या, वाटर, ये सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका डायमीटर है d, इसका सरफेस टेंशन है सिग्मा, ठीक है माय डियर। तो सरफेस टेंशन कभी बताते हैं तो क्या बताते हैं, दो सरफेस के बीच में है, तो ये सिग्मा क्या, वाटर और एयर के बीच में, क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज सिग्मा। सो अगर कुछ नहीं दिया हुआ मतलब हम समझेंगे उसका एयर के साथ सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, एयर के साथ सिग्मा दिया हुआ है, इसका है सिग्मा। अब इसको बोला गया है कि हमने इस पर कुछ वर्क किया और इसको कन्वर्ट कर दिया बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। और ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, और कितने नंबर में हमने कन्वर्ट किया है, स्मॉल एन में, ठीक है। तो ये पूछा है यहां से यहां करने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग वन बिग ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर डी टू n small diameter droplets of diameter d. Okay, so how to find the work done? वर्क डन इज नथिंग बट एक स्टेट 1 है, यहाँ पे हमारे पास स्टेट 2 है,
तो दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही हमने एडिशनल वर्क किया है, वही हमने एनर्जी ऐड किया है। व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज नथिंग बट एडिंग द एनर्जी। इसमें हमने एनर्जी ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया, तो क्या होगा H2 माइनस S1। स्टेट 1 की जो एनर्जी होगी उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर लें स्टेट 2 की एनर्जी से तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। सो स्टेट 1 का एनर्जी क्या है? सरफेस एनर्जी ऑफ स्टेट 1 सिग्मा इंटू एरिया, राइट, A1। सो सिग्मा इंटू A1 क्या है? पाई डी स्क्वायर। व्हाट इज A1? टेल मी। 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई डी कैपिटल डी स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एनर्जी एट स्टेट 2 क्या होगा? यहाँ पर भी अगर एक ड्रॉपलेट, तो यहाँ पे भी ये वाटर ही है और एक किसके साथ इंटरफेस करेगा? एयर के साथ ही। तो इधर भी क्या होगा? सिग्मा ही होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सिग्मा इंटू एरिया इंटू कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ड्रॉपलेट्स हैं? एन ड्रॉपलेट्स हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो सिग्मा A2 कितना? पाई डी स्क्वायर इंटू एन। ओके माय डियर। तो अपने पास सरफेस एनर्जी 1 आ गई, सरफेस एनर्जी 2 आ गई। सो व्हाट इज वर्क डन? सरफेस एनर्जी 2 माइनस सरफेस एनर्जी 1, ठीक है। सो व्हाट इट इज? सिग्मा अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या होगा? पाई डी स्क्वायर इंटू एन माइनस पाई इंटू कैपिटल डी स्क्वायर। ये होगा वर्क डन। इसमें एक दूसरा चीज़ हम लगा सकते हैं, क्या है वो? वेट बैलेंस का, क्योंकि वेट तो सेम ही रहेगा ना। सो व्हाट इज वेट? इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू मास, m इंटू मास बैलेंस, नॉट वेट, आई विल से मास बैलेंस। सो डेंसिटी स्टार्टिंग में वेट कितना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? पाई बाई 6 डी क्यूब स्टार्टिंग। सेकेंड में मास कितना होगा? पाई बाई 6 डी स्मॉल डी क्यूब इंटू एन, ठीक है। रो से रो कट जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट जाएगा, ओके। सो स्मॉल डी क्या आ जाएगा? डी अपॉन एन टू द पावर 1/3, ठीक है माय डियर। सो नाउ व्हाट इज द वर्क डन नाउ? इफ आई सब्स्टिट्यूट स्मॉल डी वैल्यू हियर, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, n इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज नथिंग बट कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 2/3 माइनस कैपिटल डी स्क्वायर। सो नेक्स्ट वर्क डन इज डी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, सिग्मा इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू n to the power 1/3 minus 1, okay. So this is the answer. So now this is the first problem now we have solved. So if you have any doubt you can ask in the comment section of this video, okay my dear friends. Let us move to our second problem, pressure inside droplets. तो हमारे पास क्या है? एक ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है मान लो, और इसका एयर के साथ क्या है? सिग्मा है। इसका डायमीटर क्या है? कैपिटल डी। सो बाहर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। सो हमें पता करना व्हाट इज द इनसाइड प्रेशर ऑफ दिस ड्रॉपलेट, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम। सिग्मा सरफेस टेंशन, डायमीटर D, आउटसाइड प्रेशर इज P0। सो व्हाट इज द P, द प्रेशर इनसाइड दिस। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको स्फीयर को कट कर देंगे, ठीक है। तो स्फीयर को जब कट किए तो वो बना हाफ स्फीयर, ठीक है।
और यहाँ पे P की वजह से फोर्स लगेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, और P नॉट की वजह से फोर्स लगेगा यहाँ पे, और सरफेस टेंशन है तो उसकी वजह से भी फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले x और y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में जो फोर्स है समेशन एफ एक्स उसको क्या करेंगे 0। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, फोर्स बैलेंस करेंगे। तो P नॉट की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं एफ पी नॉट। वो क्या होगा, P नॉट इंटू नॉर्मल एरिया दैट इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्या होगा, प्लस, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऐसे ये प्लस है। ठीक है, एफ पी की वजह से क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर P इज नथिंग बट P इंटू, और वो माइनस होगा, माइनस P इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, सो ऐसे अगर सॉल्व करोगे कॉन्सेप्चुअली देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखो कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया हमने, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करें। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कट किया हाफ में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या किया हमने, कट कर दिया हाफ में। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स ड्रॉ कर दिए, एफ सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहे हैं। फिर प्रेशर हमने ड्रॉ किया और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में ही सारे फोर्सेस हमने देख लिया। एफ बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये भी हॉरिजॉन्टल में। तो हमें बस एक्स के डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है, ये हमें समझ में आ गया अभी। ठीक है, देख करके ये डायग्राम देख करके हमें ये समझ में आ गया कि हमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है बस। ओके माय डियर, तो हमने क्या किया, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअली हम फोर्स निकाल रहे हैं। एफ पी नॉट क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सो प्लस पी नॉट इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। एफ पी फोर्स ड्यू टू प्रेशर P माइनस, क्योंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस P इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और अब हम ट्राई करते हैं एफ निकालने का। ये एफ क्या, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर हम इसी को ड्रॉ करें यहाँ पे, इसको लेट अस ड्रॉ, तो वो कैसे ड्रॉ होगा, इस टाइप से होगा कुछ, जो स्फीयर होगा ऐसे होगा ना। और जो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, इसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पेरीमीटर पे। सो पेरीमीटर का लेंथ क्या होगा, सारे पेरीमीटर के लेंथ के लॉन्ग वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हमने पढ़ा क्या, फोर्स का वैल्यू क्या होता है सरफेस टेंशन की वजह से, सिग्मा इंटू लेंथ। एल क्या, जितने लेंथ पे हम ले रहे हैं फोर्स को, यहाँ पे कितने लेंथ पे फोर्स को ले रहे हैं, पूरी पेरीमीटर पे। समझ में आ रहा माय डियर कॉन्सेप्ट। फोर्स कैसे निकालते थे सरफेस टेंशन से, एफ सिग्मा इंटू एल। लेंथ क्या होता था, जितने लेंथ पे हमें फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे कितने लेंथ पे फोर्स निकालना है, पूरी पेरीमीटर पे, तो पूरा पेरीमीटर होना। और वो किस डायरेक्शन में है, प्लस डायरेक्शन, प्लस सिग्मा इंटू पाई टी। ठीक है माय डियर, सो नाउ वी विल बैलेंस द फोर्सेस in the x direction. So let us write down the forces in x direction. So P naught into pi d square upon 4 minus P into pi d square upon 4 plus sigma into pi d, that is 0. Okay my dear, so इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई डी इक्वल्स टू राइट साइड में लेके गया तो क्या होगा, P इंटू पी प्लस में हो जाएगा और माइनस P नॉट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन, सही लिखा ना, चेक इट आउट।
ओके फाइन। सो अब क्या आएगा, P इधर इसमें पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, P माइनस पी नॉट सिग्मा इंटू पाई डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P माइनस पी नॉट 4 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, तो अगर हम P निकालना चाहें तो क्या आएगा, P नॉट प्लस 4 सिग्मा अपॉन डी। सो हम ये अंडरस्टैंड किए, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। सबसे पहला हमें क्या याद करना है, ये नहीं, ये फॉर्मूला याद करना है। और आई कैन से यू रिमेंबर दिस, डेल्टा P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। ओके माय डियर, ये आप ये फॉर्मूला याद करिए। इस फॉर्मूले में क्या है, बेसिकली क्या बताता है ये डेल्टा P क्या है, किसी भी फ्लूइड सरफेस, ड्रॉपलेट ही नहीं, कोई सा भी हो फ्लूइड सरफेस, अगर मान लो ये फ्लूइड इंटरफेस है बिटवीन टू फ्लूइड्स, सरफेस आई मीन से इंटरफेस। सो अगर ये इंटरफेस है तो ये इंटरफेस अगर स्फेरिकल शेप में है तो देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, और इनसाइड वाला प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, आउटसाइड वाला प्रेशर कम होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा डेल्टा P, वो क्या होगा, 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर डी, अगर इनका डायमीटर डी है। ठीक है, ये याद करिए आप, क्या कि अगर टू फ्लूइड इंटरफेस के बीच में डिफरेंसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही चीज हम यूज करेंगे लेटर ऑन। और हमें कुछ याद नहीं करना है, बस यही चीज याद करो और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारी चीजें, आपकी दिक्कतें, सब कुछ, एवरीथिंग विल सॉल्व बाय दिस थिंग ओनली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसंट्रेशन से समझिए इसको। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन से कि डेल्टा P क्या होता है और ये क्या है। सो एक बार और बस एक्सप्लेन करते हैं लास्ट टाइम। फ्लूइड इंटरफेस होना चाहिए, स्फेरिकल शेप होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका डायमीटर d है तो इनसाइड वाला प्रेशर ज़्यादा होगा और जो प्रेशर डिफरेंस उस इंटरफेस के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, 4 सिग्मा अपॉन डी, बस। और इनसाइड वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, तो अगर मान लो कि इनसाइड वाला प्रेशर पूछ रहा है तो क्या होगा, डेल्टा P क्या है, इनसाइड वाले, ये तो मैग्नीट्यूड है सारे, तो डेल्टा P क्या होगा, इनसाइड वाला माइनस आउटसाइड वाला प्रेशर। ठीक है माय डियर, तो अगर इनसाइड वाला प्रेशर निकालना है तो उसमें क्या करना है, P नॉट को ऐड कर दो बस, क्योंकि इनसाइड ज्यादा होगा। आउटसाइड निकालना है तो माइनस करना होगा। समझ में आ रहा है, P माइनस 4 सिग्मा अपॉन डी। इनसाइड वाला प्रेशर निकालना है तो प्लस कर दो, आउटसाइड वाला प्रेशर निकालना है तो माइनस कर दो। माइनस क्यों हम कर रहे हैं टर्म प्लस या माइनस, क्योंकि हमें एक चीज पता है, फॉर लाइफ टाइम इनसाइड वाला प्रेशर ज्यादा होता है। तो इनसाइड वाला प्रेशर पूछ रहा है तो प्लस 4 सिग्मा अपॉन डी, और फैक्टर क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन डी। तो इनसाइड वाला पूछ रहा है तो प्लस 4 सिग्मा अपॉन डी, आउटसाइड वाला पूछ रहा है तो माइनस 4 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, आया समझ में, क्या फिर से एक्सप्लेन करूं? इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर समझ में नहीं आया तो इसको पूछ लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, आई एक्सप्लेन इट अगेन। अब तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रेशर इनसाइड बबल। तो जो हमने पिछला पढ़ा ना वही सब यूज होगा इन सब चीजों में, इसमें कोई नया चीज हम नहीं करेंगे। तो बबल क्या होता है, हम बोलेंगे एयर बबल। ठीक है, बबल में 2 लेयर ऐसे होते हैं। ठीक है, ये होगा फ्लूइड, ठीक, कोई सा भी फ्लूइड हो, ये होगा एयर, इधर भी इनसाइड एयर होगा, इसको क्या बोलते हैं, बबल। बबल और ड्रॉपलेट में डिफरेंस समझ लीजिए माय डियर, पसीने छूट जाते हैं लोगों के। ड्रॉपलेट में पूरा फ्लूइड रहेगा, बबल में क्या होता है, एयर रहता है इनसाइड आउटसाइड और बीच में एक फ्लूइड लेयर होता है। ठीक है, सो अब ये प्रॉब्लम पूछना चाह रहा है, इसका डायमीटर है डी और सरफेस टेंशन है सिग्मा। ठीक है माय डियर, अब इसमें पूछना चाह रहा है कि इनसाइड प्रेशर क्या होगा, आउटसाइड प्रेशर गिवन है पी नॉट। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है इनसाइड प्रेशर और साइड प्रेशर इज गिवन पी नॉट।
सो अब हम देखें यहाँ पे 2 इंटरफेसेस हैं। सबसे पहले हम पहले इंटरफेस की बात करते हैं और इसके बीच में मान लो फ्लूइड में प्रेशर क्या है, पी डैश। तो पहला इंटरफेस की बात करते हैं, हमने समझाया था अच्छे से। दो इंटरफेस के बीच में फैक्टर क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन डी। और अगर हमें पी डैश निकालना है तो पी डैश क्या होगा, इनसाइड प्रेशर तो ज्यादा होगा तो +4 सिग्मा अपॉन डी होगा। किस पे ऐड करेंगे, आउटसाइड वाले प्रेशर पे। बस पी डैश निकल गया। अब फिर से दूसरे इंटरफेस की, ये इंटरफेस 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरे इंटरफेस की। दूसरे इंटरफेस में क्या है, पी निकालना है, पी इनसाइड प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर क्या है, पी डैश है। यहाँ पे भी सिग्मा है, सरफेस टेंशन, डायमीटर है डी, तो फैक्टर क्या होगा, 4 सिग्मा अपॉन डी। पी क्या है, इनसाइड प्रेशर, पी डैश क्या है, आउटसाइड प्रेशर फॉर लेयर 2। लेयर 2 के लिए पी डैश क्या है, आउटसाइड, पी क्या है, इनसाइड, तो हो गया प्लस। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए माय डियर। पी डैश कट जाएगा। अब आप ये फॉर्मूला याद करिए, 8 सिग्मा अपॉन डी। अब आप ये फॉर्मूला याद करिए या ऐसे समझ लीजिए तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। आप बिना समझे याद करेंगे तो आप 2 दिन में भूल जाएंगे। ठीक है माय डियर। सो हमने पढ़ लिया प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड बबल। ओके माय डियर। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और यू कैन कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो अभी हमने एक इमेजिनरी बबल बनाया विच इज हैविंग 3 इंटरफेसेस। ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए। बाहर प्रेशर पी नॉट है एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड दिस बबल। यहाँ पे 3 लेयर है, लिक्विड 1, लिक्विड 2, ओके। एंड आई हैव अ सरफेस टेंशन, हियर इज सिग्मा 1, हियर इट इज सिग्मा 2, हियर इट इज सिग्मा 3। और डायमीटर जो है थिन है, सो आई कैन टेक डायमीटर फॉर ऑल दिस 3 लेयर्स एज स्मॉल डी। बहुत थिन बबल है तो I can assume that the diameter is d for all these 3. Okay. So now what is pressure inside this bubble? So this is the question. You solve this and put your answer in the comment section of this video. So my dear friends, let us conclude our second lecture. The remaining topic will be covered in next lectures. Thank you all for watching this video. If you like this video, share it with other students as well. For more videos and regular updates, subscribe to this channel. Thank you all.